नगीना और गुड्डी हवा में छलांग लगा चुकी थी। नागमणि नागिन के रूप में तीर की भांति सीधी तनी हवा में बाकेलाल राठौर की तरफ तेजी से लपक रही थी और गुड्डी ने हवा में उछलते हुए दोनों हाथ नागिन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाए। रुस्तर और रिवॉल्वर थामे ठगा सखड़ा ये सब देख रहा था। उसी पल बाकेलाल राठौर गला फाड़कर चीखा, छोरे, गोला मार दो नागणों को, यो नागमणो होवे, इसे ने गोली मत चलाना, गुड्डी ने तेज स्वर में कहा। रुस्तर राव को गोली चलाने में कोई ऐतराज़ नहीं था। वो गोली चला भी देना चाहता था, परंतु वह ऐसी दिशा में था कि अगर गोली चलाता तो अगर नागिन को लगती न लगती, परंतु बाकेलाल राठौर को ज़रूर लगती। इसी मजबूरी और हिचकिचाहट में ये कीमती पल निकले जा रहे थे। रुस्तर राव के दांत भिजे हुए थे। चंद पलों का खेल था। आधे से ज़्यादा पल सेकंडों में निकल गए थे। छोरे, वट दो इस हरामो नागणों को। नागिन का फन बाके के माथे के पास पहुंच चुका था। 2, 3 या 4 सेकंड का खेल बाकी था। अचानक नागमणि के बदले रुख और बदले रूप को देखकर बाकेलाल राठौर को इतना वक्त ही नहीं मिल सका था कि वो अपने बचाव में कुछ कर पाता। वैसे भी जब नागमणि कुछ करना चाहे तो सामने वाले की क्या हिम्मत जो उसका मुकाबला कर सके। नागमणि का जहर तो जैसे नागमणि का घमंड था, उसे अपने जहरीलेपन पर नाज था। वो वक्त आ गया था जब नागिन बाके को डसने जा रही थी, परंतु गुड्डी, जो कि नगीना का शरीर इस्तेमाल करते हुए नागमणि को रोकने के लिए छलांग लगा चुकी थी, तभी उसके आगे बढ़े दोनों हाथों में से एक हाथ से नागिन की पूंछ वाला हिस्सा टकराया। गुड्डी ने उसी पल पूंछ को मुट्ठी में जकड़ लिया। इसी के साथ ही वह हवा से ज़मीन पर जा गिरी। नागिन बनी नागमणि बाके के माथे पर डसने जा ही रही थी कि एकाएक उसके शरीर को तीव्र झटका लगा और वो बाके से दूर होती एक तरफ जा गिरी। उससे 3 फीट दूर गुड्डी गिरी थी। नागिन का पूंछ वाला हिस्सा अभी भी उसकी मुट्ठी में था। नागिन ज़ोरों से तड़पी खुद को आज़ाद कराने के लिए, परंतु गुड्डी ने नागिन का पूंछ वाला हिस्सा नहीं छोड़ा। गुड्डी चमक भरी निगाहों से नागिन को देख रही थी। चेहरे पर दृढ़ता चमक रही थी। नगीना के चेहरे पर ऐसा तेज था कि देखते ही बनता था। छोरे, बाकेलाल राठौर चीखा, वट दो नागणों को, गोली मारो के किस्से ही खत्म कर, गोली मत चलाना। गुड्डी के होठ तेजी से हिले। रुस्तर और रिवॉल्वर थामे खड़ा रहा। गोलो मारो छोरे, दीदी मना करेला बाप, यो बहनों को डस ले छोरे यो। इसी पर नागमणि अपने मानवीय रूप में आती चली गई। बाकेलाल राठौर और रुस्तर हक्के बक्के से उसे देख रहे थे। नागमणि के मानवीय रूप में आने के बाद उसकी एक पिंडली पर गुड्डी यानी नगीना का हाथ टिक चुका था। नगीना चमक भरी निगाहों से नागमणि को देख रही थी। नागमणि का खूबसूरत चेहरा धधक रहा था गुस्से से, परंतु उसकी खूबसूरती कम नहीं हुई थी। इस तपते चेहरे में वो कुंदन की तरह चमक रही थी। एकाएक उसके होठों से फुफकार निकली। गुड्डी ने उसकी पिंडली कसकर थामे रखी। तू मेरे हाथों से बहुत बुरी मौत मरेगी। नागमणि गुर्रा उठी। तो मार मुझे। गुड्डी के होठों से शांत स्वर निकला। बच्चों पर क्यों अपनी ताकत? भंवर सिंह ने मुझे पकड़ा, ये मुझे मारने की। नागमणि, गुड्डी कह उठी, शुरुआत तू नहीं की, तूने पहले रुस्तम को डसा। अगर तूने ऐसा ना किया होता तो मैंने बहुत थोड़ा सा जहर छोड़ा था त्रिवेणी पूर्व जन्म का नाम के शरीर में कि ये मरे नहीं। तब इसे वहाँ से हटाने की मंशा से किया कि ब्लैक डायमंड यानी तिलिस्म की चाबी लेकर जब भीतर के लोग बाहर आएँ तो इनके मौजूद होने से देवा की ताकत न बढ़ जाए। नागमणि गुर्रा रही थी। मैं इसे मारना चाहती तो ये अब तक जिंदा ना होता। शुरुआत तो तूने ही की थी। गुड्डी की चमक भरी निगाह नागमणि पर थी। नागमणि के होठों से फुफकार निकली। तूने मुझे क्यों नहीं डसा? मैंने तुझे पकड़ रखा है, तू आराम से मुझे डस। अभी वक्त नहीं है मेरे पास तेरे से झगड़ने का। नागमणि कठोर स्वर में कह उठी। क्योंकि बंगले के भीतर ब्लैक डायमंड है, देवा है, मिन्नो है, मुझे उनके पास पहुंचना है। देवा ब्लैक डायमंड छू चुका है जो कि तिलिस्म की चाबी है। अब मिन्नो उसे छू ले तो देवा मिन्नो की पूर्व जन्म की यात्रा को पूरा बल मिल जाएगा। इसलिए मैं ऐसा नहीं होने दूंगी नागमणि। गुड्डी कठोर स्वर में कह उठी। तू रोक नहीं सकती मुझे, तुझे रोकने की शक्तियाँ मुझ में हैं। ये भूल है तेरी। नागमणि दांत किटकिटा उठी। यह समय का खेल है। समय की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं इस बात का एहसास पा रही हूँ कि देवा और मिन्नो पूर्व जन्म में प्रवेश करने वाले हैं। अगर तेरे में ताकत है तो रोक ले उन्हें। गुड्डी के चेहरे पर गंभीरता के भाव दिखाई देने लगे। तो ये भी जानती है कि इस बार मिन्नो यानी मोना चौधरी पूर्व जन्म में गई तो उसकी जान जाएगी। गुड्डी बोली। मुझे इस बात की परवाह नहीं, नागमणि ने तेज स्वर में कहा, पर मुझे परवाह है। मुझे सिर्फ अपने पिता नाग बाबा नाग की परवाह है। वो अपनी पत्नी यानी नागिन को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरी माँ को विष देवता बेवरा ने तिलिस्म में कैद कर रखा है। मेरी माँ को आज़ाद कराने के लिए 250 बरस से नाग बाबा प्रयत्न कर रहे हैं। लंबी लंबी तपस्याएं करके उन्होंने शक्तियाँ अर्जित की ताकि अपनी पत्नी नागिन को बेवरा के तिलिस्म से आज़ाद करा सके। और नाग बाबा यानी नाग ने वो सारी शक्तियाँ मेरे को सौंप कर अपनी पत्नी यानी नागिन को विष देवता बेवरा के तिलिस्म से आज़ाद कराने का काम मुझे सौंप दिया। मैं अपने पिता यानी नाग से बहुत प्यार करती हूँ और उनकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। उन्हें अपनी पत्नी यानी नागिन से बहुत प्यार है और वो उसे वापस पाना चाहते हैं।
नागमणि फफकारती हुई एक ही सांस में कहती जा रही थी। परंतु विष देवता बेवरा ने मेरी माँ यानी नागिन को जिस तिलिस्म में कैद किया है, उस तिलिस्म को उसने 250 बरस पहले देवा और मिन्नो यानी देवराज चौहान और मोना चौधरी के नाम से बांध दिया था, और तिलिस्म की चाबी को बाहरी यानी इस दुनिया में भेज दिया। और अब इस दुनिया वालों ने तिलिस्मी की चाबी को ब्लैक डायमंड का नाम दे दिया। तिलिस्मी की चाबी यानी कि ब्लैक डायमंड कोई साधारण पत्थर नहीं है, उसमें बेवरा ने कई शक्तियाँ डाल रखी है। वो पत्थर देवा और मिन्नो के स्पर्श को पहचानता है। देवा उस तिलिस्मी की चाबी को छू चुका है। मिन्नो के उस चाबी को छूते ही उनके पूर्व जन्म में प्रवेश करने के रास्ते खुल जाएंगे। उस स्थिति में उन्हें हर हाल में पूर्व जन्म में प्रवेश करना ही होगा। हालात उन्हें खुद ब खुद ही उधर ढकेल देंगे और तुम कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे अपने पिता से बहुत प्यार है। उनकी खुशी के लिए मैं अपनी माँ यानी नागिन को बेवरा के तिलिस्म से आज़ाद करा कर ही रहूँगी। ये करने से मुझे कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मैं नहीं चाहती कि इस काम में मिन्नो का जीवन खत्म हो, परंतु अगर होता है तो मैं इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं करूँगी। मुझे सिर्फ अपनी माँ आज़ाद चाहिए। और तेरे को अच्छी तरह पता है कि मैं देवा मिन्नो को बचाने आई हूँ। इसी काम के लिए मुझे बड़ी शक्तियों ने भेजा है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि देवा मिन्नो में से किसी की जान खतरे में ना पड़े। नागमणि के होंठों से फुफकार निकली। गुड्डी की चमक भरी निगाह नागमणि पर थी। रुस्तम राव और बाकेलाल राठौर अपनी जगह खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। तुम दोनों भीतर जाओ, गुड्डी ने रुस्तम और बाकी से कहा। देवराज चौहान को तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। बाके और रुस्तम तेज़ी से बंगले के प्रवेश दरवाजे की तरफ दौड़े। नागमणि और गुड्डी की नज़रें मिली। नागमणि के चेहरे पर खतरनाक भाव थे। मेरी टांगें छोड़ या मैं खुद ही छुड़ा। गुड्डी ने नागमणि की पिंडली छोड़ दी। नागमणि भी खड़ी हो चुकी थी। तू बेला यानी नगीना का शरीर क्यों ख़राब करने में लगी है? नागमणि के होठों से फुफकार निकली। तेरा अपना तो कोई शरीर है नहीं गुड्डी। मुझे क्रोध आया तो मैं तुझ पर वार करूँगी और नुकसान होगा बेला के शरीर का। बेला का भला इसी में है कि तू ये शरीर छोड़कर चली जा, नहीं तो बेला की मौत तेरे सिर पर होगी। तूने तो पहले भी नगीना को मारने में कहाँ कसर छोड़ी थी। वो तो मैं ही थी जो इसे बचा ले गई, वरना तो फिर चाहती है कि मैं ऐसा करूं, बेला को मौत दूं? नागमणि फुफकारी। मेरे होते हुए तू बेला यानी नगीना का बाल भी बाका नहीं कर सकती। गुड्डी ने खतरनाक मुस्कान के साथ कहा। मेरे से मत टकरा नागमणि, गुड्डी हवा है। रहम करे तो जीवन बना दे, गुस्सा करे तो तबाह कर दे। जिस शरीर का इस वक्त मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसकी रक्षा करना मेरा सबसे बड़ा धर्म है। 100 नागमणि भी नगीना की जान को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तो गुड्डी का मुकाबला नहीं कर सकती। बड़ी शक्तियों ने मुझे किसी की जान लेने की इजाज़त नहीं दी, इसलिए मैं तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, परंतु तुझे रोक सकती हूँ। तेरी राहें बदल सकती। बहुत घमंड है तुझे अपने पर। जो घमंड तो तुझे अपने जहर पर, अपनी ताकतों पर। मेरी मान तो वापस उसी जीवन में चली जा जहाँ से तू आई है, वरना गुड्डी तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैंने तेरे को पहले भी कहा है और अब भी कहती हूँ कि तू अपनी माँ यानी नागिन को भूल जा और अपने नाग बाबा यानी नाग को भी यही समझा दे। उसे आज़ाद कराकर कुछ नहीं होगा। तू और नाग बाबा पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। तिलिस्म के भीतर का हाल देखते ही तू अपना रूप रंग खो देगी। जिस विष का तुझे घमंड है वो तेरा साथ छोड़ देगा और नाग बाबा भी पूरी तरह बर्बाद हो। मैं तेरी बातों के जाल में नहीं फंसने वाली। कहते हुए नागमणि बंगले के खुले दरवाजे की तरफ दौड़ी। तू मेरा वक्त ख़राब कर रही है। मैं तुझे बहुत जल्द ख़त्म कर दूंगी गुड्डी। गुड्डी उफ नगीना भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। महाजन के हाथ में रिवॉल्वर दबी हुई थी। जगमोहन भी रिवॉल्वर थामे सतर्क था। सोहनलाल के हाथ में ब्लैक डायमंड यानी तिलिस्म की चाबी दबा था। वो सतर्क दिख रहा था। देवराज चौहान अपनी जगह पर मौजूद हालातों का जायज़ा ले रहा था और सोच रहा था कि कैसे सब ठीक किया जाए और मोना चौधरी ब्लैक डायमंड को छू भी ना सके। पारसनाथ, विनय बरूटा और मोना चौधरी के हाथों में रिवॉल्वरें थी। हर कोई जानता था कि अगर एक भी गोली यहाँ चली तो फिर गोलियाँ चलनी रुकेंगी नहीं जब तक कि एक भी जिंदा रहा। ऐसे में हर कोई फायर करने में हिचक रहा था, परंतु माहौल पूरी तरह तनाव से भरा था। नगीना अभी बाहर गई थी जब उसने बाहर से बाकेलाल राठौर की आवाज़ सुनी थी। देवराज चौहान ने भी बाहर की तरफ बढ़ना चाहता कि मोना चौधरी ने उसे रिवॉल्वर दिखाकर वहीं रुके रहने को मजबूर कर दिया था। देवराज चौहान को सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अगर मोना चौधरी ने ब्लैक डायमंड छू लिया तो उसके पूर्व जन्म की यात्रा पर जाने के ग्रह प्रबल हो जाएंगे, और गुड्डी के मुताबिक इस वक्त तो हैं मोना चौधरी ने पूर्व जन्म में प्रवेश किया तो उसकी जान चली जाएगी। गुड्डी उसकी और मोना चौधरी की जान बचाने की कोशिशों में लगी थी, जबकि मोना चौधरी इस बात को महज धोखा समझ रही थी कि ये सब इन लोगों का उसे ब्लैक डायमंड से दूर रखने का प्लान है। इन सब बातों को जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन का उपन्यास नागमणि। ब्लैक डायमंड मेरे हवाले कर दे सोहनलाल, मोना चौधरी ने दांत भींचकर एक एक शब्द चबाकर कहा। सोहनलाल ने दाएं हाथ में ब्लैक डायमंड को भींच रखा था। चेहरे पर ना देने की दृढ़ता थी। वो सतर्क था और हर तरफ देख रहा था। माहौल में बढ़ रहे तनाव को वो बढ़ता महसूस कर रहा था। देवराज चौहान आने वाले हालातों के प्रति सतर्क था। तुम्हें ब्लैक डायमंड नहीं मिलेगा। जगमोहन कठोर स्वर में कह उठा। बात को बढ़ाओ मत, यह हमारा है। तुम लोग इसे हमारे हाथों से छीन कर भागे थे। ये तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, जगमोहन ने पूर्व स्वर में कहा। ब्लैक डायमंड तो हम लेकर ही जाएंगे, विनय बरूटा ने दृढ़ स्वर में कहा। तो फिर बोला तो तेरे को शूट मैं कर दूंगा।
जगमोहन ने खतरनाक स्वर में कहा। विनय बरूटा जगमोहन को घूरने लगा। मोना चौधरी, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, सच बात तो यह है कि तुम्हारे भले के लिए ब्लैक डायमंड को तुमसे दूर रख रहे हैं। तुमने अगर इसे छू भी लिया तो उस स्थिति में पूर्व जन्म जाने के तुम्हारे ग्रह प्रबल हो जाएंगे और इस बार पूर्व जन्म में तुम्हारी मौत हो जाएगी। हम तुम्हें बचाने की चेष्टा। बकवास मत करो। कौन कहता है कि मैं पूर्व जन्म में गई तो मेरी मौत होगी? मोना चौधरी गुर्रा उठी। देवराज चौहान पल भर के लिए हिचकिचाया, फिर क्या उठा। पेशीराम ने कहा, फ़कीर बाबा, वो कब आया? मोना चौधरी के होंठ बिचे थे। कुछ दिन पहले मेरे पास आया था। झूठ। ऐसा होता तो वो मेरे पास भी। पेशीराम ने कहा था कि मिन्नों से बात करने के लिए समय भी ठीक नहीं है। जगमोहन की नज़र देवराज चौहान पर जा टिकी। वो जानता था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पेशीराम देवराज चौहान के पास नहीं आया। देवराज चौहान पेशीराम का नाम लेकर मोना चौधरी पर जोर डाल रहा है कि उसकी बात का भरोसा करे। तुम मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। मोना चौधरी ने दांत किटकिटाए। सबका ध्यान इनकी बातों पर था, जबकि सोहनलाल ब्लैक डायमंड थामे धीमे धीमे दरवाजे की तरफ खिसक रहा था। बेवकूफ़? हाँ, तुम मुझे ब्लैक डायमंड देना नहीं चाहते, खुद हड़प जाना चाहते हो, इसलिए ऐसा कह रहे हो। ये बात मुझे बेला नगीना भी कई बार कह चुकी है, लेकिन मैं तुम लोगों की बातों में नहीं फंसने वाली। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए कि मैं तुम्हें बचाने के लिए। तुम्हारा मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि तुम मेरा भला सोच सको। मोना चौधरी ने कड़वे स्वर में कहा, तुम सिर्फ मुझे जीतना चाहते हो और मैं किसी भी कीमत पर हार मानने वाली नहीं। मैं पेशीराम के कहने पर ही तुम्हें बचाने की चेष्टा कर रहा। वो दिन कभी नहीं आएगा जब मैं तुम्हारी बात का विश्वास। तभी दरवाजे पर आहटें गूंजी। सबकी निगाह उस तरफ गई। बाकेलाल राठौर और रुस्तम राव ने देखते ही देखते भीतर प्रवेश किया। सोहनलाल जो दरवाजे के करीब पहुंच चुका था वो ठिठक सा गया। यो भीतरों का हो गए? बाकेलाल राठौर का हाथ अपनी मूछ पर पहुंच गया। हम आ गए हो मोना चौधरी, हम सबों को वोट दो। अगर वो हमारे किसी यारों पर टेढ़ी नज़र डालो। रुस्तम राव वहाँ नज़रें घुमाता क्या उठा। बाप माहौल गर्म होइला, हम सबों को ठंडा कर दियो। तभी रुस्तम राव की निगाह 3 कदमों की दूरी पर खड़े सोहनलाल पर पड़ी। फिर सोहनलाल के हाथ में दबे ब्लैक डायमंड को देखा तो आंखें सिकुड़ी। सवालिया निगाहों से उसने सोहनलाल को देखा। सोहनलाल तुरंत रुस्तम राव के पास पहुंचा और धीमे स्वर में बोला, ये मुझसे ब्लैक डायमंड छीन लेना चाहते हैं। मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, तो मैंने पीछे आने से रोकना। ब्लैक डायमंड यहाँ रहा तो खून खराब होगा। मोना चौधरी के सिर पर खून सवार है, कहने के साथ ही सोहनलाल उसी पल रुस्तम राव की बगल से होता पीछे दरवाजे से बाहर निकलता चला गया। ये सब 2 पलों में ही हो गया। सोहनलाल भाग रहा है, पारसनाथ चीखा, फिर दौड़ा, पकड़ो उसे। इसके साथ ही तब तेजी से हरकत में आ गए। बाप, इनको रोकेला, रुस्तम राव चीखा। दरवाजे पर खड़े रुस्तम राव और बाकेलाल राठौर, मोना चौधरी, पारसनाथ महाजन और विनय बरूटा को रोकने पर लग गए। वो बाहर निकलकर सोहनलाल के पीछे जाना चाहते थे। सब जानते थे कि गोली चलाना खतरनाक होगा, ऐसे में रिवॉल्वर उन्होंने जेब में रखनी थी। देवराज चौहान और जगमोहन भी बाके और रुस्तम की सहायता के लिए आगे बढ़ाए थे। 2 मिनट की आपाधापी के बाद महाजन बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। नागमणि आगे थी, गुड्डी उसके पीछे थी। दोनों लॉन से बंगले के दरवाजे की तरफ दौड़ रही थी कि तभी सोहनलाल दरवाजे से बाहर निकलकर बंगले के गेट की तरफ भागा था। ये देखते ही नागमणि टिटकी। उसने सोहनलाल के हाथ में दबा ब्लैक डायमंड देख लिया था। भीतर से उठते शोर शराबे की आवाज़ें बता रही थी कि वहाँ झगड़ा हो रहा है। तभी पीछे से भागती गुड्डी उससे आ टकराई। नागमणि की सोचें टूटी, वो बुरी तरह लड़खड़ा गई। गुड्डी भी लड़खड़ाई, फिर संभली, परंतु तब तक नागमणि अपने दाएं हाथ का वार उसके सिर पर कर चुकी थी। ज़बरदस्त प्रहार हुआ था सिर पर। नगीना यानी गुड्डी की आंखों के सामने पलों के लिए अंधेरा छा गया। वो दोनों हाथों से सिर थामे नीचे बैठती चली गई और नागमणि तेजी से गेट की तरफ भागी, जहाँ से सोहनलाल अभी अभी निकला था। नागमणि की भागने की रफ्तार देखने लायक थी। पलों में ही वो बंगले के गेट के बाहर थी। उसने सोहनलाल को एक तरफ सड़क किनारे पर तेजी से दौड़ते देखा। चंद पल तो नागमणि उसे होंठ भींचे जाते देखती रही। फिर सामने खड़ी 2 कारों पर उसकी निगाह पड़ी। ये वही कारें थी जिन पर मोना चौधरी, महाजन, पारसनाथ और विनय बरूटा सवार होकर यहाँ आए थे। नागमणि तेजी से एक कार के पास पहुंची। भीतर देखा तो उसमें चाबी नहीं लगी थी। दूसरी कार में देखा तो चाबी उसमें मौजूद थी। नागमणि फुर्ती से दरवाज़ा खोलकर भीतर बैठी, दरवाज़ा बंद किया। अगले ही पल आंखें बंद करके होठों ही होठों में कुछ बड़बड़ाई। मात्र 5 सेकंड में वो इसी स्थिति में रही कि तभी उसका रंग रूप बदलने लगा। नागमणि से वो जगमोहन के रूप में परिवर्तित होती चली गई। सिर्फ चंद सेकंडों में ही कपड़े भी वही थे जो कि इस वक्त जगमोहन ने पहने हुए थे। अब स्टीयरिंग सीट पर जगमोहन बैठा दिख रहा था। मोहरी, नागमणि जो कि जगमोहन बन चुकी थी, के होठों से जगमोहन की आवाज़ निकली। बोल नागमणि, मुझे कार चलानी नहीं आती, तू चला, अपनी ताकतें इस्तेमाल कर। दिशा आपको संभालनी होगी। मोहरी के मध्यम से आवाज़ गूंजी। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगी। ठीक है। जगमोहन के रूप में नागमणि ने स्टीयरिंग संभाल लिया। अगले ही पल कार स्टार्ट हुई। कार का गियर अपने आप पड़ गया, जो कि यकीनन मोहरी नाम की शक्ति यह काम कर रही थी। फिर एक्सीलेटर खुद ही दबा, क्लच हिला और कार आगे बढ़ गई। जगमोहन रूपी नागमणि ने सिर्फ स्टीयरिंग पर कंट्रोल कर रखा था।
कार आगे बढ़ते ही यही वो वक्त था जब महाजन गेट से बाहर निकला था। तभी उसकी निगाह उस कार पर पड़ी जिसमें वो बैठ कर आया था। उसकी ड्राइविंग सीट पर जगमोहन को बैठे देखा उसने। महाजन के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। जगमोहन? जगमोहन तो बंगले के भीतर है, फिर ये कार में? महाजन का मस्तिष्क 2 पलों के लिए सुन्न सा हो गया। दो जगमोहन? महाजन के मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया। जैसे उसने सोहनलाल की तलाश में आसपास सड़क के दोनों ओर नजरें घुमाई, परंतु सोहनलाल उसे कहीं ना दिखा। तभी पीछे भागते कदमों की आवाज़ें आईं। उसने पलट कर देखा तो आने वाले सारे ही थे। नगीना, देवराज चौहान, जगमोहन, मोना चौधरी, पारसनाथ, विनय बरूटा। महाजन की निगाहें जगमोहन पर टिक गई। जगमोहन ने कपड़े भी वही पहन रखे थे जो सामने से गई कार में बैठे जगमोहन ने पहने थे। एक से कपड़े, एक ही जगमोहन, परंतु 2 जगह मौजूद था जगमोहन। उसने खुद देखा था। उसकी आंखें धोखा नहीं खा सकती थी। मन में गहरी खलबली मची हुई थी कि दो जगमोहन को देखकर। सोहनलाल कहाँ है? मोना चौधरी की घुर्राहट सुनकर महाजन ने उसे देखा। वो भाग गया, महाजन बोला। मोना चौधरी ने पलटकर देवराज चौहान को देखा और खतरनाक स्वर में बोली, ब्लैक डायमंड तो तेरे पास है, तू गलती पर। देवराज चौहान ने कहना चाहा, ब्लैक डायमंड तो मैं तुमसे हासिल कर ही लूँगी, परंतु तू भुगतेगा। कहने के साथ ही मोना चौधरी कार की तरफ बढ़ गई जो कि सड़क किनारे खड़ी थी, परंतु वहाँ से एक कार गायब पाकर विनय बरूटा कह उठा, मेरी कार कहाँ गई? सबका ध्यान दूसरी कार पर गया जो कि वहाँ नहीं थी। महाजन के चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी। दूसरी कार कहाँ है? मोना चौधरी के माथे पर बल दिखे। महाजन मोना चौधरी के पास पहुंचकर धीमे स्वर में बोला, यहाँ से चलो, शायद मुझे पता है कार कहाँ है। मोना चौधरी ने महाजन को देखा, फिर कार में जा बैठी। पारसनाथ और विनय बरूटा भी कार में बैठे। महाजन ने पलटकर बंगले के गेट पर खड़े लोगों को देखा, फिर नगीना से बोला, नागमणि बाहर थी? हाँ, नगीना बोली, तुम्हारे आगे आ गई, वो गेट से बाहर गई थी। महाजन ने फिर कुछ नहीं कहा और कार में बैठ गया। मोना चौधरी ने उसी पल कार आगे बढ़ाते हुए कहा, बात क्या है महाजन? तुमने नागमणि के बारे में क्यों पूछा? मैंने 2 जगमोहन देखे, एक भीतर था जो हमें रोकने की कुछ चेष्टा कर रहा था और दूसरा बाहर हमारी कार ले जा रहा था। ये कैसे हो सकता है? और तो और कपड़े भी दोनों के एक जैसे थे। महाजन गंभीर था। तब नागमणि बाहर थी। मुझे लगता है वो रूप बदल सकती है। वो पूर्व जन्म से आई है जहाँ जादुई शक्तियों का बोलबाला है। नागमणि का असली रूप इच्छाधारी नागिन का है। वो कभी नागिन बन जाती है तो कभी मानवीय रूप में आ जाती है। तुम्हारा मतलब कि वो इच्छाधारी नागिन हो सकती है? मोना चौधरी के होंठों से निकला। यही मुझे लगता है। अगर वो इच्छाधारी नागिन है तो जगमोहन का रूप भी धारण कर सकती है। जिस इंसानी रूप की वो इच्छा करे वो वैसे ही बन सकती है। और दूसरा जगमोहन कार वाला वही हो सकती है। ये बात तो है। ये बात है तो हमारे फ़ायदे की बात है। पीछे बैठा पारसनाथ क्या उठा। नागमणि मोना चौधरी के हक में काम कर रही है कि इसे ब्लैक डायमंड मिल जाए। वो रूप बदल कर हमारे लिए ही सोहनलाल के पीछे गई होगी। ये बात है तो चंद घंटों में सब कुछ हमारे सामने आ जाएगा, मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। वो कैसे? नागमणि हमें सोहनलाल के बारे में खबर देगी। पीछे पारसनाथ के साथ खामोश बैठा विनय बरूटा क्या उठा। तुम लोग क्या उल जलूल बातें कर रहे हो? नागमणि को इच्छाधारी नागिन बता रहे हो? दिमाग तो नहीं फिर गया? बाहर नजर रख, महाजन बोला, शायद सोहनलाल दिख जाए। लेकिन तुम लोग क्या बातें कर रहे हो नागमणि के बारे में? वो तो जब हम बात करें तो कान बंद रखा कर, महाजन ने कहा। बाहर देखता रहे सोहनलाल के लिए। कैसे पागलों के बीच फंस गया मैं। कभी पूर्व जन्म की धरती की बातें होती हैं तो कभी वहाँ की शक्तियों की। अब अच्छी भली नागमणि को इच्छाधारी नागिन बता रहे हैं। विनय बरूटा बड़बड़ा कर रह गया। कार ड्राइव करते हुए मोना चौधरी के चेहरे पर सख्ती ठहरी हुई थी। देवराज चौहान ने हमारे साथ ब्लैक डायमंड नहीं पड़ने दिया। सॉरी, हमारे हाथ। पारसनाथ क्या उठा। मैं तो सब पर गोलियां चला देता, परंतु महाजन ने इशारे से गोली चलाने को मना कर दिया। विनय बरूटा बोला, वहाँ एक भी गोली चलती तो हम में से कोई भी जिंदा ना रहता, ना ही वो लोग बचते। मोना चौधरी क्या उठी। ऐसे झगड़े का क्या फ़ायदा जिसमें कोई भी जिंदा ना बचे? क्या पता हम जीत पाते? विनय बरूटा बोला। वो भी हमें मारकर जीत सकते थे, महाजन ने तीखे स्वर में कहा। नगीना के चेहरे पर बेचैनी नाच रही थी। सब वापस बंगले में प्रवेश कर गए। उनके चेहरों पर गंभीरता थी। नगीना एक कुर्सी पर जा बैठी थी। वो चुप थी, एक टक सामने देख रही थी। यो सोहन लालो ने तो भागो के कमाल कर दो। ब्लैक डायमंड उसों के हाथों में होवे। वो किधर गया लो ओला बाप? जगमोहन से पूछे ना तू? रुस्ता राव ने जगमोहन को देखा। मुझे नहीं पता, उसको फ़ोन मारेला बाप। जगमोहन ने तुरंत मोबाइल निकाला और सोहनलाल के नंबर मिलाए, कान से लगाया, परंतु दूसरी तरफ की बेल नहीं बजी और फ़ोन कंपनी की तरफ से आवाज़ कानों में पड़ी कि जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो कवरेज क्षेत्र से बाहर है, कुछ देर बाद फ़ोन करें। 2-3 बार जगमोहन ने फ़ोन ट्राई किया, परंतु हर बार ऐसे ही हुआ। फ़ोनो ना मिलो? नहीं। यो का बात होवे कि फ़ोन ही ना मिलो? सोहनलालो ब्लैक डायमंडो पाके बेईमान तो ना हो गयो? राम का नाम ले बाप। सोहनलाल सुनेला तो आत्महत्या करेला। पर छोरे, नागमणो किधर गयो वो ना दिखो। रुस्ता राव ने बाकेलाल राठौर को देखा, कहा कुछ नहीं। जगमोहन के होंठ बिचे हुए थे, जैसे अपने पर गुस्सा आ रहा था। उधर
देवराज चौहान नगीना के पास पहुंचकर बोला, बाहर क्या हो रहा था? नगीना ने नज़रों उठाकर उसे देखा और गुड्डी के लहजे में क्या उठी, चौहान, बहुत भारी गड़बड़ होने वाली है। क्या मतलब? नागमणि सोहनलाल के पीछे गई है। ओह, परेशानी तो यह है कि मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके भी सोहनलाल का एहसास नहीं पा सकी। मैं समझा नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि नागमणि ने अपनी किसी बड़ी ताकत का इस्तेमाल करके सोहनलाल पर काबू पा लिया है, कुछ इस तरह कि मुझे भी उसका पता ना चल सके। नागमणि ने अब अपनी बड़ी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वो हर शक्ति का इस्तेमाल करने चाहती है कि तुम्हें और मोना चौधरी को पूजनम में ले जा सके। अब वो कुछ ऐसा करेगी कि ब्लैक डायमंड मोना चौधरी को मिल जाए। सोहनलाल नागमणि के कब्ज़े में? हाँ, मुझे यही लगता है, क्योंकि मैं सोहनलाल का एहसास नहीं हासिल कर पाई कि वो कहाँ है। नागमणि ने अपनी ताकतों का घेरा उसके गिर्द डाल रखा है कि मुझे उसका कुछ भी पता ना चल सके, और वह कामयाब हो रही है। तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो, और कर रही हूँ। मेरी कोशिश अभी भी जारी है, परंतु नागमणि बेपनाह ताकत लेकर इस ज़मीन पर आई है। वो पूरी तैयारी से आई है। तुम्हें और मोना चौधरी को पूजन में ले जाना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। वो तुम लोगों के द्वारा तिलिस्म तोड़वाकर अपनी माँ यानी नागिन को वहाँ से निकाल कर अपने पिता यानी नाग बाबा के सामने खड़ा करके जहान भर का सुख हासिल करने का सपना देख रही है, परंतु इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसी कोशिश में नागमणि खुद तबाह हो जाएगी, उसका पिता नाग बाबा भी बर्बाद हो जाएगा। वो व्यर्थ ही कोशिश कर। तुम कहना क्या चाहती हो? नगीना की चमकती निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर जा टिकी। देवराज चौहान की निगाह नगीना पर ही थी। मैं तुझे इससे ज़्यादा नहीं बता सकती चौहान। मैं अपनी सीमा से बाहर होकर बात नहीं कर सकती। अब क्या होगा? हम क्या करें? जो मेरी ताकतें सोहनलाल का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। मैं नहीं जानती कि आगे क्या होगा। अब मुझे जाना है। मुझे बहुत चिंता हो रही है कि मोना चौधरी ब्लैक डायमंड यानी तिलिस्म की चाबी को छू ना ले। अगले ही पल नगीना की आंखों से कांच जैसी चमक गायब हो गई। अब नगीना सामान्य दिखने लगी। देवराज चांद को देखकर वो मुस्कुराई, उठते हुए बोली, मैं जाने किन सोचों में डूबी बैठी थी। कॉफ़ी लेंगे आप? नागमणि जगमोहन के रूप में स्टीयरिंग थामे हुई थी। कार मध्यम रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। नागमणि को कार चलाने का काम नहीं आता था, तो ये काम नागमणि की शक्ति मोहरी नागमणि के पाँव पर बैठकर कर रही थी। क्लच, एक्सीलेटर और ब्रेक रह रहकर दब रहे थे। अदृश्य मोहरी की निगाह कार से बाहर भी थी कि कब कहाँ धीमे तेज़ करना या ब्रेक लगानी है। नागमणि की निगाह सोहनलाल की तलाश में हर तरफ घूम रही थी। देखा वो कहीं? मोहरी की महीन सी आवाज़ गूंजी। नहीं। नागमणि के ओठ जगमान के रूप में हिले। परंतु वो दिखेगा, ताकतें उसे ढूंढ लेंगी। तिलिस्म की चाबी उसके पास है। हाँ। एक बात कहूँ? कह। तू जगमान के रूप में बहुत अच्छी लग रही है। मेरा तुझ पर दिल आने लगा है। अच्छा? नागमणि हौले से हंसी। मुझ पर दिल आ गया या जगमान के रूप पर? जगमान के रूप पर। तो सीधे जगमान को ही काबू कर ले। ऐसी मेरी किस्मत कहाँ। मोहरी की गहरी सांस लेने की आवाज़ आई। मैं तो तेरी गुलाम हूँ। जो करूँगी तेरे द्वारा ही कर सकूँगी। फिर तो तेरी इच्छा पूरी नहीं होने वाली। तेरे साथ रहकर तो मैं प्यासी ही रह जाती हूँ। मेरा काम हो जाए फिर तुझे कुछ देर के लिए छुट्टी दे दूँगी। मोहरी की आवाज़ नहीं आई। तभी नागमणि बदले स्वर में क्या उठी। वो रहा सोहनलाल। सोहनलाल बाई तरफ फुटपाथ पर जा रहा था। अब उसने भागना छोड़ दिया था और दोनों हाथ छाती पर बांधते हुए अगल बगल में दबा रखे थे। स्पष्ट था कि किसी एक हाथ में ब्लैक डायमंड था। ब्लैक डायमंड को छिपाने के लिए ही उसने हाथ अगल बगल में बांध रखे थे। इस तरह वो तेज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ रहा था। फुटपाथ पर और भी लोग आ जा रहे थे। ये तो गुलचंद है, मैं इसे पहचानती हूँ। मौरी की महीन आवाज़ सुनाई दी। इस जन्म में, इस दुनिया में इसका नाम सोहनलाल है। जगमोहन के होठों से नागमणि की आवाज़ निकल रही थी। ये तो पहले जन्म में पक्का नशेड़ी हुआ करता था। तब मैं इंसानी रूप में थी और इसे पसंद नहीं करती थी। मुझे सोहनलाल से बात करनी है। अगले ही पल कार धीमी होकर फुटपाथ के पास पहुंच गई। सोहनलाल! जगमोहन बनी नागमणि ने जगमोहन के स्वर में पुकारा। आवाज़ ऊंची थी। सोहनलाल ठिठका, पलटकर देखा। चंद कदमों के फासले पर कार में जगमोहन को देखकर सोहनलाल का चेहरा खेल उठा। जगमोहन रूपी नागमणि ने हाथ के इशारे से सोहनलाल को पास आने को कहा। तब तक सोहनलाल कार की तरफ बढ़ चुका था। मोहरी! दबे स्वर में जगमोहन के ओठों से नागमणि का स्वर निकला। इस पर काला साया गिरा देना कि कोई भी इसके पास ना पहुंच सके। इसका मोबाइल फ़ोन काम ना करे, सबसे कट जाइए। ऐसे ही करूंगी मैं। तभी पास पहुंच चुके सोहनलाल ने कार का दरवाज़ा खोला और भीतर बैठ गया। दूसरे हाथ में ब्लैक डायमंड दबा था। तू यहाँ कैसे आ गया? सोहनलाल ने रात भरे स्वर में पूछा। तू वहाँ से भागा तो तेरे पीछे तेरी तलाश में मैं चल पड़ा, जगमोहन ने हंसकर कहा। कार मध्यम सी रफ्तार में आगे बढ़ गई थी। मैं तो सोच रहा था कि वहाँ झगड़ा हो रहा होगा। देवराज चौहान सब संभाल लेगा। ये कार किसकी है? बंगले के बाहर ही खड़ी थी। मोना चौधरी या उनमें से किसी और की होगी। जगमोहन मुस्कुरा रहा था। तूने बहुत अच्छा किया जो ब्लैक डायमंड ले भागा। अगर मोना चौधरी से छू लेती तो गड़बड़ हो जाती। मोना चौधरी चुप नहीं बैठने वाली, सोहनलाल बोला। ये कुछ दिन का वक्त निकल जाए तो पूजन में प्रवेश करना टल जाएगा, जगमोहन ने कहा। फिर सब ठीक हो जाएगा। तब मोना चौधरी ब्लैक डायमंड को छू ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। परंतु ये मुसीबत का वक्त है। हाँ, अभी हमें संभल कर चलना होगा। मेरे ख्याल में सोहनलाल, हमें ब्लैक डायमंड के साथ कहीं छिप जाना चाहिए।
थोड़े दिन का वक्त निकल गया तो फिर सब ठीक हो जाएगा। क्यों, तेरा क्या ख्याल है? जैसा तू ठीक समझे। हम ऐसी जगह चलते हैं जहाँ कुछ दिन खामोशी से बिता सके। ये ठीक रहेगा। मोना चौधरी के साथ साथ खतरा नागमणि का भी है, जो कि खतरनाक नागिन है। वो इस बात को लेकर प्रयत्नशील है कि मोना चौधरी ब्लैक डायमंड को छू ले, ताकि पूर्व जन्म में मोना चौधरी और देवराज चांद जा सकें, उसकी माँ को तिलिस्म से आज़ाद करा ले। नागमणि अपनी माँ नागिन को बेवरा के तिलिस्म से अपने पिता नाग के लिए आज़ाद कराना चाहती है। नाग बाबा को अपनी नागिन से बहुत प्यार है। जगमोहन के ओठों से शांत स्वर निकला। हम खामा का ही इस मामले में फंस गए। सोहनलाल ने मुंह बनाया। बेवरा ने देवराज चौहान और मोना चौधरी के नाम का तिलिस्म बांध दिया था। उसी तिलिस्म में नागमणि की माँ को कैद कर लिया। तब नगरी में लड़ाई छिड़ी हुई थी। ये हमारे पहले जन्म की बातें हैं। बेवरा ने सोचा कि देवा मिन्नो दुश्मन बन चुके हैं, ना तो कभी एक होंगे, ना ही मिलकर तिलिस्म को तोड़ सकेंगे। दूसरी चालाकी बेवरा ने यह की कि तिलिस्म की चाबी यानी ब्लैक डायमंड को अपनी दुनिया से बाहर इस दुनिया में पहुंचा दिया, कि देवा मिन्नो अगर एक हो भी जाएं तो चाबी न मिल सके। परंतु देवा मिन्नो ने पहला जन्म ही इस दुनिया में लिया था, दूसरा और तीसरा जन्म इस दुनिया में लिया। हालात बदले और तिलिस्म की चाबी देवा मिन्नो के बीच आ गई। साथ ही पूर्व जन्म में प्रवेश करने का वक्त भी सामने आ गया। तुम सब कुछ जानते हो? सोहनलाल बोला। देवराज चौहान ने बताया था। उसे ये सारी बातें कहाँ से पता चली? मैंने पूछा नहीं। कार मध्यम रफ्तार से सड़क पर चल रही थी। सोहनलाल को अब तक ज़रा भी शक न हुआ था कि उसके साथ बैठा जगमोहन जगमोहन नहीं, बल्कि जगमोहन के रूप में नागमणि है। शक होता भी क्यों, क्योंकि उसके सामने तो साथ तो जगमोहन बैठा था। अब नागमणि अपनी कोशिश में सफल नहीं हो सकेगी। हम ब्लैक डायमंड के साथ छिपने जा रहे हैं, मोना चौधरी इसे छू भी नहीं सकेगी। तुम ठीक कहते हो, जगमोहन बोला। परंतु हम जा कहाँ रहे हैं? मुंबई की सीमा पर। वहाँ होटल बना है, हम वहाँ रह सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। टीलक्स होटल है वहाँ, वहीं जा रहे हैं हम। मैं वहाँ पहले भी 2 बार रुक चुका हूँ, परंतु इस बात को काफ़ी वक्त हो गया। कार दौड़ती रही। सोहनलाल ने पुष्ट से सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। ब्लैक डायमंड उसके हाथ में ही था। तो मैं पूर्व जन्म में प्रवेश करने से डर लगता है? जगमोहन ने पूछा। इतना भी डर नहीं लगता, परंतु वहाँ ना ही जाएँ तो ठीक है। सोहनलाल ने आंखें खोलते हुए कहा। वो दुनिया हमारी इस दुनिया से अलग है। वहाँ शक्ति, तंत्र मंत्र, तिलिस्म, जादुई हरकतें, मतलब कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारी इस दुनिया में हो। वहाँ के खतरे भी अनजाने हैं, जो कि हमारी समझ में नहीं आते और हम फंस कर रह जाते हैं। हम कई बार पूर्व जन्म में जा चुके हैं, परंतु हैरत है कि हम सब जिंदा ही लौटे। यकीन नहीं आता कि हम हर बार बच आए हैं। जगमोहन के ओठों पर मुस्कान उभरी। पहले जन्म में वहाँ सबकी वक्त से पहले मौत हो गई थी। जगमोहन बोला। लड़ाई में सब मारे गए थे, कोई भी नहीं बचा। परंतु पूर्व जन्म में ऐसे ढेरों काम बाकी थे जो कि देवा मिन्नो ही कर सकते थे। बेशक उन्होंने भारी दुनिया में जन्म लिया उसके बाद, परंतु उन बचे कामों को पूरा करने के लिए उन्हें बार बार पूर्व जन्म में वापस जाना पड़ता है। जब भी जाते हैं कुछ कामों को सुधार कर लौटते हैं। ये एक उधार है जो कि देवा मिन्नो को इस जन्म में चुकाना ही है। तुम तो सब बातें इस तरह बता रहे हो जैसे सब कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा हो। सोहनलाल मुस्कुराया। जगमोहन हंसकर रह गया। तभी अचानक ही यूं ही सोहनलाल की निगाह कार के फुटबोर्ड पर गई। सोहनलाल के जिस्म में सनसनाहट दौड़ती चली गई। आंखें फैल गईं। वो ठगा सा बैठा रह गया। सोहनलाल की फटी नज़रें जगमोहन के पाँव पर थी, जो कि क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर कंट्रोल कर रहे थे। वो पैर मर्द के ना होकर औरत के थे। पाँव में जनाना सैंडल डले हुए थे, जबकि ऊपर पैंट थी। वो पैर पूरी तरह औरत के थे। पाँव के नाखून भी खूबसूरती के साथ बढ़े हुए थे। सोहनलाल को काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई। वो समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। वो जो देख रहा है, क्या वो वही सच है या उसकी आंखें धोखा खा रही हैं? परंतु वो जो देख रहा था वो सच था। नागमणि ने इच्छा धारण करके जगमोहन का रूप अपनाया हुआ था, परंतु नागमणि को कार चलानी नहीं आती थी। ऐसे में मोहरी कार का संचालन कर रही थी, और जो पैर वो देख रहा था वो नागमणि के नहीं, मोहरी के थे। मोहरी ने अपने पाँव नागमणि के पाँव पर रखे हुए थे। ये जादुई माया सोहनलाल ना समझ पाया। वो तो सिर्फ यही देख रहा था कि जगमोहन उसके पास बैठा है, परंतु उसके पाँव औरतों की तरह के हैं। सोहनलाल का सिर घूम गया था। गड़बड़ है। सोहनलाल के मन में ढेरों तरह के विचार आ रहे थे। ये जगमोहन नहीं है, कुछ बात तो है, वरना इसके पाँव औरत की तरह कैसे हो गए? सोहनलाल को खतरा महसूस होने लगा। उसने जगमोहन को देखा। जगमोहन का ध्यान कार चलाने पर था। सोहनलाल ने हाथ में पकड़े ब्लैक डायमंड को देखा। मन में ढेरों तरह के विचार चल रहे थे। सोहनलाल ने फैसला ले लिया कि उसे ब्लैक डायमंड के साथ खिसक जाना चाहिए, वरना वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। इस वक्त उसके पास पास चालबाजियाँ फैली हुई हैं। किसी ठीक जगह कार रोक। सोहनलाल सामान्य स्वर में बोला। बाथरूम जाना है। थोड़ी देर सब्र कर ले, जगमोहन बोला। रोका हुआ था पर अब नहीं रोका जा रहा। सोहनलाल ने मुस्कुराने की चेष्टा की। जगमोहन ने सिर हिला दिया। कुछ मिनट बीते कि जगमोहन ने कार को सड़क के किनारे रोक दिया। इस सड़क से ट्रैफिक कम ही निकल रहा था और सामने खाली जगह थी जहाँ धार मारी जा सकती थी। जल्दी कर, जगमोहन बोला। सोहनलाल ने कार का दरवाज़ा खोला। ब्लैक डायमंड क्यों साथ लिए जा रहा है? ये तो रख दे, जगमोहन बोला। सोहनलाल ठिठका, सतर्क हुआ, फिर क्या उठा। इसे साथ ले जाऊं तो क्या तुझे ऐतराज़ है? जबकि सोहनलाल का इरादा ब्लैक डायमंड थामे वहाँ से भाग जाने का था। जगमोहन ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, ला मुझे दे, मैंने अभी तक इसे ठीक से देखा भी नहीं है।
इससे पहले सोहनलाल कुछ सोचता, जगमोहन ने उसके हाथ से ब्लैक डायमंड ले लिया। सोहनलाल समझ गया कि उसके मन में बसी भागने की योजना फेल हो गई है। ब्लैक डायमंड छोड़ के जाना सरासर मूर्खता थी। उसे बैठा पकड़ जगमोहन कह उठा, वक्त क्यों ख़राब कर रहा है, जा जल्दी से वापस आ। सोहनलाल कार से निकला और सामने की तरफ बढ़ गया। तभी मौरी की महीन आवाज़ कार में गूंजी, नागमणि। सर में सोच का भाव था। कह, तिलिस्मी की चाबी तेरे पास है, सोचती क्या है, इसे ले जाकर मिन्नों को दे दे। ये संभव नहीं। क्यों? मैं तो तिलिस्मी की चाबी को छू भी नहीं सकती। इस वक्त जगमोहन के रूप में हो तो छू लिया इसे। वैसे मैंने ये काम किया तो फलेगा नहीं। क्या मतलब? तिलिस्मी की चाबी इधर उधर करना मेरा काम नहीं है। समय चक्र चल रहा है। मिन्नो खुद ही तिलिस्मी की चाबी को छू लेगी। अप्रत्यक्ष रूप में मैं मिन्नो की सहायता कर सकती हूँ। प्रत्यक्ष रूप में कुछ करना गलत हो जाएगा। तब मिन्नो या तो चाबी छू नहीं सकेगी या फिर किसी रुकावट की वजह से पूर्व जन्म में प्रवेश नहीं कर पाएगी। मतलब कि तेरा काम ये नहीं कि तू सीधे सीधे चाबी मिन्नो के हवाले कर दे। सही समझी। तो क्या सोचा कि चाबी कैसे मिन्नो के हाथ लगेगी? सोच चुकी हूँ मैं। क्या तेरे को बताना ज़रूरी है क्या? मुझे पढ़ाई समझती है तो मत बता। बातों के बीच नागमणि सोहनलाल को भी देख रही थी, जो अपना काम निपटा कर वापस आ रहा था। तू कार अच्छी चला लेती है मौरी, कहाँ से सीखी? नागमणि बोली। मैंने हर यंत्र को इस्तेमाल करने का मंत्र सिद्ध कर रखा है। तभी मैंने बहुत तपस्या करके अपने आप को बनाया है। यूं ही तो नहीं नाग बाबा ने सिद्धि से मुझे हासिल किया और तेरी झोली में डाल दिया। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अभी तूने मेरी ताकतें देखी ही कहाँ है? मोरी की आवाज़ आई। वक्त आया तो ज़रूर देखूंगी। गुलचंद आ गया। नागमणि धीमे से बोली। देख रही हूँ, कमीना पक्का नशेड़ी था पिछले जन्म में। तभी सोहनलाल ने कार का दरवाज़ा खोला और भीतर बैठ गया। चेहरे पर गंभीरता थी। हल्का हुआ या? अब जगमोहन के होठों से जगमोहन की आवाज़ निकली। हाँ, सोहनलाल ने कहा। तभी कार आगे बढ़ने लगी। सोहनलाल ने चोर निगाह जगमोहन के पाँव पर मारी। उसके पैर वैसे ही जनाना थे। सोहनलाल ने जगमोहन की गोद में रखा ब्लैक डायमंड उठा लिया। इसके बिना दिल नहीं लगता तेरा, जगमोहन ने हंसकर कहा। ऐसे ही समझ ले। सोहनलाल ने अपने गंभीर हुए पड़े चेहरे पर हाथ फेर कर कहा, कुछ खाया जाए? भूख लग रही है, जगमोहन बोला। हाँ, पहले तेरे को धार मारनी थी, अब भूख लग रही है। मोना चौधरी तेरे को ढूंढ रही होगी। बेहतर है पहले हम सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं। मुंबई सीमा पर बने उसी डीलक्स होटल में खाएंगे, जगमोहन ने कहा। सोहनलाल समझ गया कि कार नहीं रुकने वाली। वो मन ही मन ताने बाने बुनने लगा कि ब्लैक डायमंड के साथ कैसे यहाँ से भागे। जल्दी ही सोहनलाल ने अपना नया प्लान तैयार कर लिया कि उसे करना है, उसे कैसे करना है। अब कार मध्यम रफ्तार से सड़क पर जा रही थी। मुकेश कुमार का ठिकाना रास्ते में ही पड़ता है। उससे 2 करोड़ लेना है, बात करते जाएं उससे, सोहनलाल ने कहा। जगमोहन रूपी नागमणि खामोश रही। ये बात उसे समझ नहीं आई। उसने फ़ौरन रूहानी ताकतों का इस्तेमाल किया और इस बात के बारे में जानना चाहा, परंतु नकारात्मक जवाब ही नागमणि के पास पहुंचा। जवाब नहीं दिया तुमने कि मैं किसी मुकेश कुमार को नहीं जानता। हमने इस नाम के आदमी से 2 करोड़ रुपये नहीं लेना है, जगमोहन ने कहा। सोहनलाल गहरी निगाहों से जगमोहन को देखने लगा। तू याद करा मुझे कि कौन है मुकेश कुमार, जगमोहन बोला। मैं मजाक कर रहा था, सोहनलाल ने गहरी सांस ली। परंतु नागमणि इतने में ही सतर्क हो गई थी कि सोहनलाल ने उसे क्यों टेस्ट करना चाहा। क्या उसे उस पर शक हो गया कि वो जगमोहन नहीं है? कोई बात तो है जो जगमोहन ने ऐसी उल्टी बात कही। चुप चुप क्यों है, जगमोहन ने सोहनलाल से कहा। चुप कहाँ हूँ, बोल तो रहा हूँ, सोहनलाल मुस्कुराया। मुकेश कुमार वाली बात क्यों छेड़ी? यूं ही मेरा दिमाग खराब हो गया लगता है, सोहनलाल ने टालने की कोशिश की। कोई बात तो ज़रूर है जो तूने मुकेश कुमार वाली बात कही है। बात तो सच है, परंतु ये बात तू नहीं जानता, देवराज चौहान जानता है। मैंने यूं ही तेरे से कह दिया। नागमणि ने फ़ौरन रूहानी ताकतों का इस्तेमाल करके जवाब पूछा, परंतु अगले ही पल नकारात्मक जवाब आया। देवराज चौहान किसी मुकेश कुमार को नहीं जानता, जगमोहन ने कहा। जानता है, सोहनलाल ने उसे बोला। जानता होता तो 2 करोड़ लेने होते तो देवराज चौहान ने मुझे ज़रूर बताया होता। सोहनलाल चुप रहा। तेरा व्यवहार अचानक ही अजीब सा हो गया है, जगमोहन बोला। तू झूठी बातें कहकर मेरे में क्या चेक कर रहा है? तेरे को क्या चेक करना है, तू तो मेरा पुराना यार है, सोहनलाल मुस्कुरा पड़ा। जगमोहन का ध्यान स्टीयरिंग थामने पर था। सोहनलाल ने छिपी निगाहों से जगमोहन के पैरों की तरफ देखा। वहाँ उसे औरत के वही पैर दिखे। मैं पागल हो जाऊँगा, सोहनलाल बड़बड़ाया। क्या कहा, जगमोहन बोला। हमें जल्दी डीलक्स होटल में पहुंच जाना चाहिए। मोना चौधरी सामने पड़ गई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वहीं चल रहे हैं, जगमोहन बोला। बहुत मेहनत की हमने ब्लैक डायमंड पाने में, सोहनलाल ने जगमोहन को देखा। सब कुछ बेकार है। नागमणि कहती है कि ये पूर्व जन्म की ज़मीन का मामूली पत्थर है, तिलिस्मी की चाबी है ये। सारी मेहनत बेकार गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि हमने गलत जगह हाथ मारा हो। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। मैंने तो सुना था कि ये 1000 करोड़ का माल है, परंतु ये तो काम की लागत भी नहीं निकाल पाया। जो खर्चा हुआ पल्ले से हुआ। तभी कार धीमी होने लगी। सामने लाल बत्ती थी। देखते देखते कार रुकती चली गई। सोहनलाल उसी पर सतर्क उठा और अगले पल बोला, मुझे कार के पीछे वाले पहिए में गड़बड़ लगती है। उसने कार का दरवाज़ा खोला। एक नज़र पहिए पर मार लूँ? ब्लैक डायमंड सोहनलाल के हाथ में था।
दरवाज़ा खोलते हुए सोहनलाल बाहर निकला। तभी जगमोहन रूपी नागमणि बुरी तरह चौंकी। उसने फ़ौरन सोहनलाल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, रुक जा। परंतु सोहनलाल कार से बाहर निकलने की कगार पर था। तब नागमणि के बड़े हाथ में उसकी कमीज़ आई, परंतु सोहनलाल ने खुद को झटका देकर कमीज़ छुड़ाई और ब्लैक डायमंड थामे सड़क पर खड़ी कारों के बीच में से वापसी की तरफ भाग खड़ा हुआ। ये सब 2 पलों में ही हो गया। उसी पल नागमणि अपने इंसानी रूप में आती चली गई। चेहरे पर गुस्सा और कठोरता थी। मोहरी, नागमणि ने दांत भींच कर कहा। वो भाग गया, कमीना चालाकी कर गया। मोहरी की महीन आवाज़ कानों में पड़ी। तू उसके पीछे जा, उस पर काला साया डाल रखना कि वो किसी से बात ना कर सके और बौखलाए से इधर उधर घूमता रहे। वो कहाँ जाता है इसकी खबर तू जल्दी आकर मुझे देना। जो हुक्म नागमणि, मोहरी की महीन आवाज़ गूंजी। नागमणि चंद पल कार में बैठी सोचती रही। तभी कानों में ट्रैफिक के हॉर्न बजने लगे। हरी बत्ती हो गई थी, परंतु नागमणि को कार चलानी नहीं आती थी। कार स्टार्ट थी। नागमणि ने परवल के लिए आंखें बंद की और बोली, ताई। हाँ नागमणि। उसी पल एक अन्य महीन आवाज़ कार में गूंजी। कार चला, अभी चलाती हूँ। तभी पीछे की कार वाला व्यक्ति गुस्से में भरा इस कार की खिड़की के पास आकर बोला, कार चलानी नहीं आती तो कार लेकर सड़क पर क्यों आती हो? मुझे देर हो रही। नागमणि ने क्रोध भरे अंदाज में उसके चेहरे पर जोरों से फूंक मारी। वो लड़खड़ाकर पीछे हुआ। अगले ही पल उसका चेहरा नीला पड़ने लगा, आंखें फटने लगी। तभी कार आगे बढ़ गई। नागमणि ने स्टीयरिंग संभाल लिया। सोहनलाल बेतहाशा भागा जा रहा था। कभी इस सड़क को पार करता तो कभी किसी गली को। उसे कुछ होश ना था। सिर्फ इतना ही जानता था कि उसे यहाँ से दौड़ते दौड़ते दूर हो जाना है कि कोई उसके पीछे ना आ सके। ब्लैक डायमंड सोहनलाल के हाथ में थमा था। सोहनलाल हाफ रहा था, सांसें उखड़ रही थीं, परंतु वह दौड़ा जा रहा था। उसे नहीं मालूम था कि उसने कितनी सड़क पार की, कितनी गलियों से निकला, कितने लोगों से टकराया। जब टांगें जवाब देने लगी तो वह एक गली के किनारे ठिठक गया। थक इतना गया था कि खड़े रहना भी संभव ना हो पा रहा था। वो दीवार के सहारे नीचे बैठता चला गया। मुंह खोले गहरी गहरी सांसें ले रहा था। नज़रें हर तरफ जा रही थी कि कोई उसके पीछे तो नहीं आया। यह वीरान गली थी और यहाँ उसके अलावा कोई नहीं था। पास ही कहीं ट्रैफिक से चलती सड़क थी, जहाँ से निकलने वाले वाहनों का शोर और हॉर्न की। दोस्तों, इसमें 36 पेज गायब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी फ़ोन ठीक था, परंतु कॉल नहीं जा रही थी। कॉल करने पर फ़ोन में शांति आ जाती थी। तभी उसे ध्यान आया कि उसे कोई फ़ोन भी नहीं आया। देवराज चौहान का या जगमोहन का फ़ोन तो उसे आना चाहिए। ब्लैक डायमंड उसके पास है तो। उसी पल उसके मस्तिष्क के विचार पुनः गुड़मुड़ होने लगे। वो क्या सोच रहा है उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। कभी उसके मस्तिष्क में कोई विचार आता तो कभी कोई कोई आ जाता। इस बार भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके मस्तिष्क में घुसकर विचारों के बीच अपनी चक्की चला रहा हो। सोहनलाल ने सिर को तेज़ी से झटका और फ़ोन चेक किया, परंतु फ़ोन ठीक था। कॉल की तो वो नहीं गई। सोहनलाल को समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब ब्लैक डायमंड लेकर भागा था और जगमोहन से मिलने तक तो ठीक था, परंतु उसके बाद नहीं। वो जगमोहन नहीं था, कोई और ही था। किसी ने जगमोहन का रूप धारण कर रखा था और उसके पैर। वो कोई रहस्य था जो उसकी समझ में नहीं आया। एकाएक पुनः उसके मस्तिष्क में तूफान से चलने लगा। सोच विचार तंद्रा फिर से भंग हो गई। पागल हो जाऊंगा मैं। सोहनलाल दीवार का सहारा लेकर उठते हुए बड़बड़ाया, मेरे सिर में बार बार पता नहीं क्या हो रहा है। सोहनलाल खड़ा हो गया था। दाएं हाथ में ब्लैक डायमंड दबा था। वो सोचना चाहता था, परंतु सिर की हालत उसे सोचने नहीं दे रही थी। तभी वो च्यों उठा। जेब में रखा फ़ोन बजने लगा था। सोहनलाल ने कांपते हाथों से फ़ोन निकाला और कॉल रिसीव की। हेलो। हेलो तो बाद में होती रहेगी। उसकी पत्नी नानिया की आवाज़ कानों में पड़ी। इतने दिन से आप हो कहाँ? 5 दिन के लिए कहकर गए थे और 10 दिन हो गए। घर में प्याज आलू टिंडे सब खत्म है। आटा भी कल सुबह ख़त्म हो जाएगा। और तुम जो पैसे घर छोड़कर गए थे वो ख़त्म होने वाले हैं। मैं काम में व्यस्त। मुझे पता है तुम किसी काम में ही लगे होगे। औरत वौरत का चक्कर तुम्हारे बस का नहीं है। पर घर को भी देख लिया करो। मैं घर के काम करूं या बाहर के? परसों तक ज़रूर आ जाना। पड़ोस के मेहता साहब की बेटी की शादी है। कार्ड के साथ डिब्बा भी देगा तो जाना पड़ेगा। और सामने जो मल्होत्रा का लड़का रहता है वो जब तुम घर नहीं होते तो मुझे लाइन मारता रहता है। तुम देखना एक दिन उसके घर में घुसकर उसे जूतियों से ठोकूंगी। सड़ा सा है और अपने को समझता पता नहीं क्या है। तभी फ़ोन कट गया। हेलो हेलो, सोहनलाल बेचैनी से बोला, परंतु फ़ोन खामोश था, जैसे कि पहले कॉल करने पर खामोश हो जाता था। सोहनलाल ने सोचकर पुनः देवराज चौहान का नंबर मिलाया कि शायद अब मिल जाए, परंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। होंठ पीछे सोहनलाल ने फ़ोन जेब में डाला और ब्लैक डायमंड थामे आगे बढ़ गया। उसने ये सोचा कि कहाँ जाए, परंतु इसके आगे ठीक से नहीं सोच सका। मस्तिष्क के विचार फिर से गुड़मुड़ होने लगे। ठीक से कुछ भी नहीं सोच पा रहा था सोहनलाल। ऐसे मौके पर हर बार उसे लगता था जैसे कोई उसके मस्तिष्क में चक्की चलाकर उसके विचारों को बिखेर देता हो। चलते चलते वो वाहनों वाली सड़क पर आ गया और किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। इस वक्त उसकी कोई भी मंजिल नहीं थी।
क्योंकि मस्तिष्क बेकाबू हुआ पड़ा था। वो ठीक से सोच ना पा रहा था। काफ़ी देर तक वो इसी प्रकार सड़क किनारे आगे बढ़ता रहा। फिर एक होटल दिखा तो उसके मस्तिष्क में किसी ने कहा, इस होटल में रुक जाओ। सोहनलाल ठिठक कर होटल को देखने लगा। तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, होटल के बगल में कपड़ों का शोरूम है, वहाँ से नए कपड़े लो और होटल में कमरा लेकर यहीं रहो। ये शब्द पुनः सोहनलाल के मस्तिष्क में स्पष्ट आए। सोहनलाल की निगाह कपड़ों के शोरूम पर गई। जल्दी करो, बहुत जल्दी जगमोहन से तुम्हारी मुलाकात होगी, उसके मस्तिष्क में फिर से किसी ने कहा। सोहनलाल के कदम कपड़े के शोरूम की तरफ बढ़ गए। 20 मिनट बाद सोहनलाल होटल के कमरे में मौजूद था। नागमणि एक पेड़ की छाया के नीचे सड़क किनारे कार में सीट पर बैठी थी। उसने सिर सीट की पुष्ट से टिका रखा था, आंखें बंद कर रखी थी। इस तरह वो काफ़ी देर से बैठी थी। सांसें वो इस तरह ले रही थी कि सांस लेने की आवाज़ में नागिन की फुफकार का एहसास हो रहा था। उसका सीना उठ बैठ रहा था। मैं आ गई। तभी कार में मोहरी की आवाज़ गूंजी। नागमणि की आंखें खोली। वो सीधी होकर बैठी। क्या करके आई? गुलचंद को एक होटल में ठहराया आई हूँ। मैंने उसे कुछ भी सोचने नहीं दिया। उसके दिमाग को हिलाती रही कि वो ठीक से कुछ भी न सोच सके। उसके दिमाग में शब्द छोड़ती रही कि अब उसे क्या करना है। इस तरह उसे होटल में ठहराया आई। ठीक किया। काला साया उस पर छोड़ रखा है? हाँ, वो काले साए की छत के नीचे है। ऐसे में वो होटल से बाहर नहीं निकलेगा, किसी को फ़ोन नहीं कर पाएगा, उसे किसी का फ़ोन नहीं आएगा और ठीक से वो सोच नहीं पाएगा कि अब उसे क्या करना है। मोहरी की महीन आवाज़ कार में गूंज रही थी। तिलिस्म की चाबी उसके पास है? हाँ। वो कार से निकल कर भागा क्यों? ये मैं नहीं जानती। तेरे को उसके विचार पढ़ने चाहिए थे। कैसे पढ़ती? मैंने उसके दिमाग में तूफ़ान उठा रखा था। ऐसे में उसके दिमाग के विचार मुझे पढ़ने को कैसे मिलते? चल, मुझे सोहनलाल के पास ले चल। कार चला, मैं दिशा संभालती हूँ। अगले ही पर कार चल पड़ी। मुझे बताती रहना कौन सी दिशा लेनी है, नागमणि बोली। बताऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि सोहनलाल को ऐसा क्या हुआ जो मेरे पास से भाग निकला। मैं तो तब जगमोहन के रूप में थी। कोई तो शक हुआ ही है उसे। मोहरी की महीन आवाज़ गूंजी। वो तो है ही। तूने कार कैसे चलाई मेरे जाने के बाद? तेरे जैसी बहुत है मेरे पास। वो तो मुझे पता है, पर तूने कैसे बुलाया ताई को? वो नक चढ़ी। मोहरी का महीन स्वर टेढ़ा सा हो गया। क्यों? नागमणि मुस्कुराई। थाई ने तेरा क्या बिगाड़ दिया जो तू उसका नाम सुनकर टेढ़ा बोलने लगी? वो अपने को बहुत समझती है, जब भी देखो सच धज कर नखरे दिखाती रहती है। तुझे नखरे दिखाती है? सबको ही। फिर तू क्यों चिढ़ती है उससे? मुझे वो अच्छी नहीं लगती, मैं तो उससे बात भी नहीं करती। मोहरी की महीन आवाज़ में टेढ़ापन आ गया था। चल चल, तू कार चला, रास्ता बताती जाना, नागमणि बोली। अभी सीधे ही चल। कार होटल की पार्किंग में जा रुकी। नागमणि ने होटल पर निगाह मारी। वो ज़्यादा बड़ा होटल नहीं था, पर ठीक था। होटल के सामने सड़क पर से वाहन आ जा रहे थे। इसी होटल के एक कमरे में हैं। मोहरी की महीन आवाज़ गूंजी। कहे तो कमरे का नंबर पता करके आऊँ? कोई ज़रूरत नहीं, मैं सोहनलाल की खुशबू से उस तक पहुँच जाऊँगी, नागमणि ने कहा और आंखें बंद करके होटो में कुछ बुदबुदाई। चंद पल इसी मुद्रा में रही और अगले ही पल देखते ही देखते उसका रूप बदलता चला गया। वो नागमणि के रूप से जगमोहन के रूप में परिवर्तित होती चली गई। हैरत भरे अंदाज में वो जगमोहन के रूप में आ गई। सिर से पांव तक पूरी तरह जगमोहन बन चुकी थी। इस बार जिस्म पर नए कपड़े थे। आंखें खोली नागमणि यानी जगमोहन ने मुस्कुराई। मोहरी की गहरी सांस लेने की आवाज़ आई। क्या हुआ तुझे? जगमोहन के होठों से नागमणि की आवाज़ निकली। तू मेरा ईमान क्यों खराब करती है? इतने सुंदर युवक का रूप तूने धर लिया। जग्गू का रूप है ये, जानती हूँ, तो मुझे मत बता। इस रूप को देखकर मेरा दिल डोल जाता है। दिल को संभाल के रख। नागमणि ने बाहर निकलने के लिए कार का दरवाज़ा खोला। तेरा दिल नहीं डोलता जग्गू को देखकर? मोहरी का महीन स्वर कानों में पड़ा। अगर तू नागमणि होती तो तेरा दिल भी नहीं डोलता। ऐसा क्यों? मेरा पूरा ध्यान अपने काम की तरफ है। देवा मिन्नो को पूर्व जन्म में ले जाना है और बेवरा के तिलिस्म की कैद से नाग बाबा के लिए माँ को आज़ाद करवाना है। इस बात के अलावा मुझे कुछ भी होश नहीं है। जगमोहन के होठों से नागमणि का सर निकल रहा था। वो कार से बाहर निकली, दरवाज़ा बंद किया और होटल के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ गई। प्रवेश द्वार पर खड़े दरबार ने जगमोहन को देखकर सैल्यूट मारा और दरवाज़ा खोल दिया। जगमोहन रूपी नागमणि होटल में प्रवेश कर गई। ये रिसेप्शन रूम था। काफ़ी खुला हॉल था। एक तरफ रिसेप्शन था और नहीं क्या लिखा है, लॉबी का रूप दिया हुआ था, जहाँ 3-4 अलग अलग लोग बैठे थे। होटल के स्टाफ के 3-4 लोग अपने कार में व्यस्त इधर उधर जा रहे थे। जगमोहन रुका नहीं, सामने की तरफ बढ़ता चला गया, जहाँ 2 लिफ्ट लगी थी। वो लिफ्ट के पास पहुंचा ही था कि तभी लिफ्ट के दरवाजे खुले। 2 लोग बाहर निकलकर आगे बढ़ गए। जगमोहन लिफ्ट में प्रवेश करता धीमे स्वर में बोला, ताई। होठों से निकलने वाला स्वर नागमणि का था। बोल। ताई की महीन आवाज़ लिफ्ट में गूंजी। तो लिफ्ट चला, मुझे नहीं चलानी आती। कौन सी मंजिल पर जाना है? दूसरी। सोहनलाल की महक मुझे दूसरी मंजिल से आ रही है। अगले ही पल
बोर्ड पर लगे स्विचों में से एक बटन दबाया और लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए। फिर हल्का सा झटका लगा और लिफ्ट के ऊपर की तरफ जाने का एहसास होने लगा। मोहरी मेरे बारे में बात कर रही थी ना? ताई का महीन स्वर गूंजा लिफ्ट में। हाँ, क्या कह रही थी? बता रही थी कि तू बहुत बनठन कर रहती है और अकड़ अकड़ से रहती है। ऐसा मोहरी ने कहा। हाँ, वो जलती है मुझसे। मैं सुंदर हूँ तो क्या ना बनठन के रहूँ? मेरे पास रूप है, वो साधारण। तभी दूसरी मंजिल पर लिफ्ट रुकी, दरवाजे खुल गए। जगमोहन लिफ्ट से बाहर निकला। ये गैलरी थी। उसने गैलरी के दोनों तरफ देखा, फिर लंबी सांस ली तो उसे बाईं तरफ से सोहनलाल की महक आई और उसके कदम उसी तरफ बढ़ गए। एक तरफ दीवार थी, दूसरी तरफ कमरों के दरवाजे नजर आ रहे थे। सब दरवाजे बंद थे। 3 दरवाजे पार करके जगमोहन एक दरवाजे के सामने रुका और उसे थपथपाया। पूरी गैलरी खाली थी इस वक्त। जगमोहन के अलावा वहाँ दूसरा कोई न दिख रहा था। तभी दरवाज़ा खुला। सोहनलाल का चेहरा दिखा। सामने जगमोहन को देखकर वो सकपका उठा। उसने दरवाज़ा बंद करना चाहा। जगमोहन ने फौरन चौखट में जूता फंसाते हुए कहा, यह क्या कर रहा बेवकूफ़? आगे जूता आ जाने के कारण दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। तू इतना घबराया हुआ क्यों है सोहनलाल? ये मैं हूँ, जगमोहन। तू जगमोहन नहीं है। पागल तो नहीं हो गया तू? जगमोहन ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। मैं जगमोहन नहीं हूँ? खूब। कई पलों तक दरवाजे की यही स्थिति रही। जगमोहन का जूता दरवाजे में फंसा होने के कारण दरवाज़ा बंद ना हुआ था। भीतर से सोहनलाल ने दरवाजे को दबा रखा था कि ढकेल कर दरवाज़ा ना खोला जा सके। खोल दरवाज़ा, जगमोहन ने झल्ला कर कहा। तू तू सच में जगमोहन है? मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा अगर दोबारा से तूने यही बात पूछी, जगमोहन ने झल्ला कर कहा। फिर सोहनलाल ने दरवाज़ा खोला थोड़ा सा और जगमोहन को ध्यानपूर्वक देखने लगा। दिमाग फिर गया लगता तेरा, जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। सोहनलाल की निगाह उसके जूते पर भी गई। कुछ लंबे पल इसी तरह बीते। पीछे हट, भीतर आने दे, जगमोहन ने दरवाजे को ढकेलते हुए कहा। सोहनलाल दरवाज़ा छोड़कर पीछे हट गया। जगमोहन ने भीतर प्रवेश किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। नजरें सोहनलाल पर थी। सोहनलाल भी उसे देख रहा था। क्या बात है? जगमोहन ने पूछा। तू इतना परेशान क्यों है? पहले बता, तू यहाँ कैसे पहुँचा? सोहनलाल ने शक भरे स्वर में पूछा। मेरे किसी पहचान वाले ने तुझे इस होटल में जाते देखा था। मैंने उसे घंटा भर पहले ही कहा था कि तुझे ढूंढे, क्योंकि जब से तू ब्लैक डायमंड लेकर बंगले से भागा तो तेरी कोई खबर नहीं मिली। तेरा फ़ोन भी नहीं लग रहा था। मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि मोना चौधरी और उसके साथियों ने तेरे से ब्लैक डायमंड छीन ना लिया हो, कि उस आदमी ने तेरे इस होटल में होने की खबर दी। तेरे मोबाइल को क्या हो गया? लग नहीं रहा। पता नहीं फ़ोन को क्या हुआ। मैंने कई बार फ़ोन करने की चेष्टा की परंतु नहीं हुआ। सोहनलाल व्याकुल सा जगमोहन को देख रहा था। मुझे विश्वास नहीं आता कि तू जगमोहन है। ऐसा क्या हुआ जो? अपने जूते उतार। क्या? मैं तेरे पाँव देखना चाहता हूँ। पाँव? क्यों? जगमोहन के चेहरे पर हैरत उभरी। सवाल मत कर, जो कहा है वो कर। जगमोहन ने उसी पल पाँव में मौजूद जूते जुराबे उतार दी। सोहनलाल ने ध्यान से उसके पाँव को देखा। वो मर्दाना पैर थे। सोहनलाल ने जगमोहन की पैंट को ऊपर करके पिंडलियाँ देखी। पिंडलियों पर काले बाल भी दिखे जो कि मर्द की पिंडलियों पर होते हैं। सोहनलाल ने गहरी सांस ली और सीधा खड़ा हो गया। जगमोहन को देखा। जगमोहन की निगाह सोहनलाल पर थी। उसने पूछा, क्या हुआ है तुझे? अब मुझे विश्वास हो गया कि तू जगमोहन ही है। सोहनलाल गहरी सांस लेकर क्या उठा। कमाल है, मैं जगमोहन नहीं होऊंगा तो और कौन होगा? जगमोहन ने होठ सिकोड़कर कहा। हम आपसे पहले कब मिले थे? सोहनलाल ने पूछा। बंगले पर, जब तू ब्लैक डायमंड लेकर भागा था, जगमोहन बोला। उसके बाद नहीं मिले? नहीं, उसके बाद तो मालूम है मुझे कि हम नहीं मिले। वो जगमोहन नहीं था, उसके पाँव औरतों की तरह थे। जगमोहन चौंका। अगले ही पल उसके होंठ सिकुड़ गए। नजरें सोहनलाल पर थी। पैर औरतों की तरह थे? जगमोहन बोला। किसकी बात कर रहा है तू? उसकी जो जगमोहन बनकर मुझसे कार में मिला था। मैं उसकी कार में जा बैठा उसे जगमोहन समझकर, परंतु उसके पाँव औरतों की तरह थे। मैं समझ गया कि मैं किसी की चाल में फंस रहा हूँ, तो मौका मिलते ही मैं वहाँ से भाग। तो ये बात हुई? जगमोहन के होठों से निकला, परंतु सर नागमणि का था। क्या मतलब? सोहनलाल ने चौंककर जगमोहन को देखा। उसकी आंखें फैल गई थीं। तुम्हारी तुम्हारी आवाज़? मोहरी। जगमोहन के होठों से नागमणि की आवाज़ निकली। बोल। मोहरी की महीन आवाज़ वहाँ गूंजी। अब तो तेरे को पता चल गया कि इसे किस बात से लगा कि मैं जगमोहन नहीं हूँ। हाँ, तब मैं तेरे पाँव पर बैठी कार को चला रही थी, तो इसी वजह से तेरे पाँव असली रूप में आ गए थे, और इसने औरत के पाँव को देख लिया और समझ गया कि तू जग्गू नहीं हो सकती। हम दोनों से ही भारी भूल हुई। तब हमने ना सोचा कि ऐसा भी हो सकता है। मोहरी की आवाज़ नहीं आई। सोहनलाल फटी आंखों से जगमोहन को देख रहा था। जगमोहन मुस्कुराया। कौन कौन हो तुम? तभी नागमणि अपने असली रूप में परिवर्तित होती चली गई। सोहनलाल ठगा से उसे देख रहा था। उसके होंठों से निकला, नागमणि? सही पहचाना। नागमणि घमंड से मुस्कुराई। नागमणि हूँ मैं। सोहनलाल की आंखें अभी तक फटी हुई थीं। उसने सूखे होठों पर जीभ फेरी। पहले भी मैं थी कार में, जगमोहन के रूप में। नागमणि बोली। तो तुम इस तरह रूप कैसे बदल लेती हो? तुम
मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, जिस किसी रूप की इच्छा करूँ उसी में बदल जाऊंगी, यही मेरा गुण है। नागमणि मुस्कुराई। सोहनलाल तो अभी तक सकते की हालत में था। उसने अपनी आंखों के सामने जगमोहन को नागमणि बनते देखा था। इस बात ने उसे हिलाकर रख दिया था। देखे पर जैसे आंखें भरोसा करने को तैयार नहीं थी। तिलिस्म की चाबी कहाँ है? नागमणि ने पूछा। चाबी? ब्लैक डायमंड? वो उधर। सोहनलाल ने बेड की तरफ इशारा किया। तकिए के नीचे। दिखा मुझे। सोहनलाल फौरन पलटा और बैग के पास पहुंचकर तकिए के नीचे से ब्लैक डायमंड निकाला और नागमणि को दिखाया। नागमणि के चेहरे पर तसल्ली के भाव उभरे। उसके चेहरे पर मुस्कान बिखरी पड़ी थी। रख ले, संभाल के रख। मोना चौधरी को देना ही है। नागमणि बोली। नहीं, सोहनलाल के होंठों से निकला। ये सिर्फ देवराज चौहान का है। देवराज चौहान इसे छू चुका और मैं चाहती हूँ मोना चौधरी एक बार उसे छू ले। फिर मोना चौधरी ने इसे छू लिया तो हमें पूर्व जन्म में जाना पड़ जाएगा। वहीं तो ले जाने आई हूँ मैं, वहाँ मेरी माँ यानी नागिन को कैद से। लेकिन इस बार मोना चौधरी पूर्व जन्म में गई तो उसकी मौत हो जाएगी। सोहनलाल बोला। और देवराज चौहान नहीं चाहता कि ऐसा हो। उसे मोना चौधरी से इतना ही लगाव है कि वो नगीना भाभी की बहन थी पूर्व जन्म में। आने वाले वक्त के बारे में देवराज चौहान को पहले पता चल गया तो वो मोना चौधरी की मौत को रोक देना चाहता है। इसलिए उससे ब्लैक डायमंड दूर रखना चाहता है। उसे छूने नहीं दे रहा कि पूर्व जन्म में जाने की ग्रह प्रबल ना हो सके। नागमणि मुस्कुराते हुए सोहनलाल को देख रही थी। सोहनलाल का चेहरा फक्क था। वो घबराया हुआ था। गुलचंद। नागमणि मीठे स्वर में कह उठी। होगा वही जो मैं चाहूँगी। नहीं। हाँ, नागमणि ने उसी लहजे में कहा। मैं अभी ये ब्लैक डायमंड मांगूँ तो तुम फौरन मेरे हाथ पर रख दोगे, परंतु मैं इसे मोना चौधरी तक नहीं पहुंचा सकती। ऐसा करना मेरे काम में नहीं आता। ऐसा किया तो मुझे नुकसान होगा, परंतु तू ऐसा करेगा, मेरे एक इशारे पर करेगा। मैं तुझे अपने बस में कर लूँगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मामूली काम है मेरे लिए ऐसा करना। ज़रूरत पड़ने पर मैंने पारसनाथ को भी अपने बस में किया था। विनय बरूटा तो इस वक्त भी मेरे बस में है और अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है कि ब्लैक डायमंड मोना चौधरी तक पहुंचा दे। मैंने ही उसे ऐसा करने का आदेश दिया था। यह सब जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास नागमणि। उसे यह काम पूरा करने के अलावा और किसी भी बात का होश नहीं है। सोहनलाल ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। मैं पलों में तुझे मौत दे सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगी नहीं। तू कभी पूर्व जन्म में पैदा हुआ था, गुलचंद नाम था तेरा, और मैं ऐसे किसी इंसान की जान नहीं ले सकती जो पूर्व जन्म यानी कि उस ज़मीन पर पैदा हो चुका है जहाँ से मैं आई हूँ। अगर मैं ऐसा करती तो उसका मुझे नुकसान होगा। तू देवा का साथी, और देवा जब सुनेगा मैंने तेरी जान ले ली तो वह किसी भी सूरत में मेरी माँ यानी नागिन को बेवरा के तिलिस्म से आज़ाद नहीं कराएगा। वैसे भी मुझे इस तरह किसी की जान लेने की ज़रूरत क्या है? मेरे काम तो ठीक ढंग से होते जा रहे हैं। तुम पागल हो। मैं नागिन हूँ, नाग बाबा की बेटी। नागमणि मुस्कुराई। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारे पिता को नहीं जानता कि वो पूर्व जन्म में कहाँ थे। कई बार मैं पूर्व जन्म में जा चुका हूँ, परंतु तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बारे में नहीं सुना। अब तुम सबको पूर्व जन्म ले जाकर अपने पिता से मिलवाऊंगी। कोई भी पूर्व जन्म में नहीं जाएगा, तुम यूं ही सब जाएंगे। नागमणि के चेहरे पर विश्वास भरी मुस्कान उभरी। मैं सब देख रही हूँ, सब मुझे नज़र आता जा रहा है कि तुम सब जल्दी पूर्व जन्म में प्रवेश करने। नहीं, सोहनलाल के होठों से निकला। हम पूर्व जन्म में नहीं जाएंगे। क्यों गुलचंद? वहाँ ढेरों अनजान खतरे। डरते हो? अजीब किस्म के खतरों में ना जाया जाए तो ठीक होगा। इसमें डर जैसी बात कहाँ से आ गई? तुम कब से मुझसे बात कर रहे हो? मेरे से डर नहीं लगता तुझे? नहीं, इसलिए नहीं लग रहा कि मैं तेरे से प्यार से बात कर रही हूँ। मेरा क्रोधित रूप तेरे सामने नहीं आया अभी तक, वरना तू ये सब अपनी माँ को आज़ाद कराने के लिए कर रही है? सोहनलाल ने पूछा। हाँ, क्या हुआ था तेरी माँ को? मेरी माँ यानी नागिन बहुत खूबसूरत थी। नागमणि ने लंबी सांस लेकर कहा। वो इच्छाधारी है। जब वह इंसानी रूप में आती थी तो उसकी खूबसूरती देखकर सब दंग रह जाते थे। मेरे बाबा ये बात बताया करते थे। तब मैं छोटी हुआ करती थी। बाबा अपनी नागिन पर जान देते थे। नागिन से ज़्यादा प्यारा उन्हें कोई दूसरा नहीं था। एक शाम मेरी माँ और बाबा मनुष्य के रूप में एक बाग में बैठे मस्ती कर रहे थे कि विष देवता बेवरा की निगाह मेरी माँ पर पड़ गई। वो मेरी माँ की सुंदरता पर मोहित हो उठा। मोहित भी ऐसा कि दिलो जान से चाहने लगा। बेवरा विष देवता है। सांपों नागों का जहर उसी की देन है। ऐसे में बेवरा ने हक से मेरी माँ से प्यार मांगा, परंतु मेरी माँ ने उसे इनकार कर दिया। विष देवता बेवरा ने मेरी माँ को रानी बनाकर रखने को कहा अगर वो नाग बाबा को छोड़कर उसे अपना लेती, परंतु मेरी माँ तैयार नहीं हुई। मेरी माँ अपने पति के साथ खुश थी, परंतु बेवरा का दिल तो मेरी माँ पर आ चुका था। वो लंबे समय तक इस प्रयत्न में रहा कि मेरी माँ उसके साथ रहने को तैयार हो जाए, परंतु मेरी माँ ने उसकी बात कभी नहीं मानी। विष देवता बेवरा क्रोधित हो गया। उसने मेरी माँ यानी नागिन को कैद कर लिया। फिर उसने तिलिस्म का निर्माण कराया कि जहाँ मेरी माँ को वो ठीक ढंग से कैद रख सके
और उसी तिलिस्म के ऊपर अपना छोटा सा महल बना लिया रहने के लिए। तिलिस्म को बंद करके उसका ताला उसने देवा और मिन्नो के नाम पर बांध दिया, और देवा मिन्नो जब एक होंगे तो वही तिलिस्म तोड़कर मेरी माँ को आज़ाद करा सकेंगे। नागमणि के चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी। बेवरा ने देवा मिन्नो से क्यों तिलिस्म बांधा, कि सोहनलाल ने पूछना चाहा, क्योंकि ये वो वक्त था जब देवा और मिन्नो की नगरी में लड़ाई छिड़ चुकी थी। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे और तुम सब लोग भी लड़ाई में कूद चुके थे। बेवरा जानता था कि अब देवा मिन्नो कभी एक नहीं हो सकेंगे। ऐसे में दोनों का मिलकर तिलिस्म को तोड़ना संभव नहीं होगा। इसलिए तिलिस्म को देवा और मिन्नो के नाम बांध दिया। और तो और तिलिस्म की चाबी यानी कि ये ब्लैक डायमंड बेवरा ने अपनी दुनिया से बाहर इस दुनिया में पहुंचा दी कि अगर देवा मिन्नो एक भी हो भी जाएं तो तिलिस्म तोड़ने की इस चाबी को ना पा सकें। परंतु बड़ी शक्तियों ने देवा मिन्नो और उसके साथियों का जन्म हर बार बाहरी दुनिया में कराया। अब जब वक्त आया तो सबकी राहें एक होने लगी। तिलिस्म की चाबी खुद ब खुद सामने आ गई। ऐसे में तुम सबके रास्ते तैयार होने लगे पूर्व जन्म में प्रवेश करने के। परंतु अभी हम में से कोई भी पूर्व जन्म गया नहीं, सोहनलाल ने कहा। वो वक्त भी करीब ही है। कभी नहीं, इस बार कोई भी पूर्व जन्म नहीं जाएगा, सोहनलाल ने दृढ़ स्वर में कहा। क्यों? नागमणि मुस्कुरा पड़ी। कोई नहीं चाहता कि पूर्व जन्म जाकर मोना चौधरी मारी जाए। मुझे इस बात की परवाह नहीं है, मैं तो सिर्फ अपनी माँ को आज़ाद कराना चाहती हूँ। बेशक मोना चौधरी मारी जाए। हाँ बेशक मारी जाए, नागमणि कह उठी। तुम्हें उसके मरने की कोई परवाह नहीं है? मुझे किसी के भी मरने की परवाह नहीं है, मैं सिर्फ अपनी माँ को आज़ाद कराना चाहती हूँ। तुम बुरी हो, मतलबी हो। ये बात नहीं गुलचंद, नागमणि ने शांत स्वर में कहा। नाग बाबा अपनी नागिन को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहते हैं। तुम नहीं जानते कि 225 सालों में नाग बाबा ने कितनी कठोर तपस्या करके शक्तियाँ हासिल की कि वो बेवरा की कैद से अपनी नागिन को आज़ाद कराएंगे। ये सब करके नाग बाबा बहुत थक गए थे, उन्हें विश्राम की ज़रूरत थी और मैं जवान हो चुकी थी। नाग बाबा मुझे भी बहुत प्यार करते हैं क्योंकि मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। ऐसे में नाग बाबा ने तपस्याएं करके अर्जित की सारी शक्तियाँ मुझ में डालकर मुझे ये काम सौंप दिया कि मैं अपनी माँ को बेवरा के तिलिस्म से आज़ाद करा कर लाऊँ। नाग बाबा को मैं वापस उनकी पत्नी दिलाना चाहती हूँ। मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। अगर मैं ऐसा न कर सकती तो नाग बाबा ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। वो तो इसी बात को दिल में लिए ज़िंदा हैं कि उनकी नागिन उन्हें एक दिन वापस मिलेगी। ये आस ना होती उन्हें तो अब तक वो जिंदा ही कहाँ होते। सोहनलाल नागमणि की बात सुन रहा था। तुम्हारी माँ इस तरह कैद होती तो तुम क्या करते गुलचंद? माँ को आज़ाद कराने के लिए मतलबी बनते कि नहीं? बनता। मेरा भी अब वही हाल है। ये नाग बाबा की जीवन मरण का सवाल है। मैं अगर माँ को आज़ाद ना करा सकती तो बाबा को भी खो दूंगी, जबकि मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती। नागमणि गंभीर थी। सोहनलाल भी गंभीर नजर आ रहा था। बताओ गुलचंद, मैं कहीं गलत हूँ क्या? नहीं, परंतु मेरी भावनाओं के सामने कोई भी सवाल नहीं ठहरता, नागमणि बोली। ठहरता है। मोना चौधरी की मौत का सवाल ठहरता है। तुम जो भी करो, परंतु किसी की जान नहीं जानी चाहिए। मैं तो नहीं चाहती कि मिन्नो की जान जाए, क्या पता ऐसा कुछ भी ना हो। लेकिन नगीना भाभी को पहले ही पता लग गया है कि मोना चौधरी इस बार पूजन में गई तो जान गंवा देगी। नागमणि सोहनलाल को देखती रही। सोहनलाल को उसने ये नहीं बताया कि वो नगीना नहीं, नगीना के शरीर में ज़रूरत पड़ने पर वास करने वाली बड़ी शक्तियों की भेजी ताकत गुड्डी है। बताने का फ़ायदा भी नहीं था क्योंकि सोहनलाल इस बात का कभी भरोसा नहीं करता। नागमणि को भी ज़रूरत नहीं थी इस बारे में कुछ बताने की। कुछ पलों की खामोशी के बाद नागमणि बोली, तुमने मेरी सारी बात सुनी, समझी? हाँ। मैंने सब कुछ तुम्हें क्यों बताया जानते हो? नागमणि ने पूछा। सोहनलाल की निगाह नागमणि के खूबसूरत चेहरे पर टिकी रही। मैंने सब कुछ तुम्हारे सामने इसलिए दोहराया कि तुम मेरी स्थिति, मेरी मजबूरी को समझो और मेरा साथ दो कि मैं अपनी माँ यानी नागिन को आज़ाद करा सकूँ, नाग बाबा को उनकी खुशियाँ वापस लौटा सकूँ। तुम्हारी सहायता करने में मुझे ऐतराज़ नहीं, परंतु सहायता करने में किसी की मौत हो जाए ये बात मुझे। तुम्हें मोना चौधरी से क्या लगाव है? कुछ भी नहीं, परंतु वो नगीना भाभी की पूर्व जन्म की बहन है, इस नाते मैं उसका बुरा नहीं चाहता। मतलब कि तुम मेरा साथ नहीं दोगे। मोना चौधरी की मौत हो इस शर्त पर नहीं। नागमणि ने गहरी सांस ली फिर क्या उठी। मैं तो चाहती थी कि तुम दिल से मेरा साथ दो, तुम्हें बस में करके तुमसे काम ना लूँ, परंतु सब कुछ जानने के बाद भी तुम मेरे कहने पर चलने को तैयार नहीं हुए गुलचंद। इसलिए मजबूरी में अब तुम्हें बस में करके तुमसे काम लेना पड़ेगा। तुम मेरे बस में रहोगे, वही करोगे जो मैं तुम्हारे दिमाग में भर दूंगी, परंतु मेरे बस में होते हुए तुम सब कुछ जान रहे होगे कि मेरे मजबूर किए जाने पर तुम ये काम कर रहे हो, लेकिन खुद को रोक नहीं सकोगे और वही करते रहोगे जो मैंने तुम्हारे दिमाग में भरा है करने को। विनय बरूटा भी इसी प्रकार इस वक्त मेरे बस में हुआ। मोना चौधरी के हक में ब्लैक डायमंड पाकर मोना चौधरी के हवाले करने को बेताब है। ये गलत होगा, तुम इस प्रकार मुझे बस में नहीं कर सकती, सोहनलाल तेज स्वर में बोला। करना पड़ेगा, मैं सब कुछ कर सकती हूँ और करूँगी भी, क्योंकि नाग बाबा के लिए मुझे अपनी माँ को बेवरा की कैद से आज़ाद कराना है। मैं तुम्हारे साथ बहुत प्यार से पेश आई कि तुम मेरी बात को समझोगे, परंतु तुम जानकर भी मेरी मजबूरी से अनजान बन रहे हो।
तो तुम्हें बस में करके अपना काम पूरा करना होगा। सोहनलाल ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर कहा। तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? ये तिलिस्म की चाबी मोना चौधरी के हवाले कर दो, नागमणि बोली। नहीं, कहने के साथ ही सोहनलाल की गर्दन इनकार में हिली। उसी पल नागमणि तेजी से सोहनलाल की तरफ बढ़ी। सोहनलाल हड़बड़ा सा उठा, उसे इस तरह अपनी तरफ बढ़ते देखकर। पास पहुंचते ही नागमणि ने दायां हाथ उसके चेहरे की तरफ सीधा उठाया और ठक से तर्जनी उंगली सोहनलाल के माथे से जा लगी। ऐसा होते ही सोहनलाल का सिर झंझना सा उठा, जैसे करंट लगा। नागमणि ने अपनी बाह नीचे कर ली थी, परंतु होठे ही होठों में बड़बड़ा रही थी। सोहनलाल ब्लैक डायमंड थमे खड़ा था, चेहरे पर उलझन के भाव थे। तभी नागमणि के होठ रुके और मुस्कुरा कर कह उठी, काम तो तूने वही करना था जैसा मैं चाहती हूँ। सीधी तरह तुझे मेरी बात मंजूर नहीं तो ऐसे ही सही। अब तू मेरे बस में हो चुका है गुलचंद, और तूने अब जो करना है वो मैं तेरे दिमाग में डाल चुकी हूँ। सोहनलाल के चेहरे पर परेशानी दिखी। तू सब समझ रहा है कि क्या हो रहा है। तू मेरा कहा नहीं मानना चाहता, परंतु करेगा वही जो मैं चाहती हूँ। तू मेरे बस में है। नागमणि का बार कभी खाली नहीं जाता। अब तो तू समझ चुका होगा कि मैं क्या चाहती हूँ। सोहनलाल पहले की तरह परेशान खड़ा रहा। जो मैंने तेरे दिमाग में डाला है वो तू करेगा गुलचंद? हाँ, सोहनलाल के होठों से निकला, परंतु चेहरे पर असहमति के भाव थे। क्या करेगा मुझे बता, नागमणि ने मुस्कुराकर पूछा। ब्लैक डायमंड मोना चौधरी को दूंगा, सोहनलाल बोला। और ब्लैक डायमंड देवराज चौहान, जगमोहन, बाकेलाल राठौर, रुस्तराव और नगीना भाभी को नहीं दूंगा। और नागमणि के चेहरे की मुस्कान गहरी हो गई। मैं हर वो काम करूंगा जिससे मोना चौधरी जल्दी से जल्दी पूर्व जन्म में जा सके, सोहनलाल ने पुनः कहा। और मुझे अपने साथियों की कोई बात नहीं माननी है। मोना चौधरी, महाजन, पारसनाथ, विनय बरूटा जो कहेंगे वही करना है मैंने। सोहनलाल कह रहा था, परंतु चेहरे पर परेशानी और असहमति के भाव थे। मोहरी, नागमणि बोली। हुक्म नागमणि, इसे काली छाया से आज़ाद कर दे। अब ये मेरे बस में, नागमणि बोली। पल भर की खामोशी के बाद मोहरी की महीन आवाज़ वहाँ गूंजी। आज़ाद कर दिया। नागमणि मुस्कुराकर सोहनलाल को देखे जा रही थी, जबकि सोहनलाल परेशान बेचैन था। मैं जानती हूँ गुलचंद कि तेरा दिल नहीं मान रहा कि मेरी बात माने, परंतु मेरी ताकतों ने तुझे बेबस कर दिया है कि तू वही करे जो मैंने तेरे दिमाग में डाला है। जाऊंगी अब, बहुत काम करने को पड़े। तभी सोहनलाल का मोबाइल बजने लगा। सोहनलाल ने फ़ोन निकालकर बात की। हेलो सोहनलाल, जगमोहन की आवाज़ कानों में पड़ी। तू कहाँ है? तेरा फ़ोन नहीं मिल रहा। सोहनलाल ने फ़ोन बंद कर दिया, परंतु चेहरे की परेशानी और बढ़ गई थी। कौन था फ़ोन पर गुलचंद? नागमणि ने हंसकर पूछा। जगमोहन। तो फ़ोन क्यों बंद कर दिया? बात करता। मुस्कुरा रही थी नागमणि। बात करना तो चाहता था, सोहनलाल ने होंठ भींच कर कहा, परंतु जाने क्यों मैंने फ़ोन काट दिया। यही है मेरी शक्तियाँ। नागमणि आंखें नचाकर बोली। तू मेरे बस में हो चुका है। अब तू वही करेगा जो मैं चाहती हूँ। तू जानता होगा कि तुझे ये नहीं करना है, परंतु तू वो करके रहेगा जो मैं चाहती हूँ। नागमणि हंसते हुए पलटी और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती चली गई। सोहनलाल परेशान सा खुले दरवाजे को देखने लगा। उसी पल पुनः फ़ोन बज उठा। हेलो, सोहनलाल ने फ़ोन कान से लगाया। व्याकुलता चेहरे पर नाच रही थी। सोहनलाल, तूने फ़ोन क्यों काट दिया? जगमोहन की आवाज़ कानों में पड़ी। मैं। सोहनलाल ने पुनः फ़ोन काट दिया, जबकि वह ऐसा नहीं करना चाहता था, परंतु ऐसा उससे होता जा रहा था। दांत भिज गए सोहनलाल के, परंतु वो नागमणि के बस में था और उसकी बात मानने को विवश था।